हेलो माय टीचर्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आई हूँ कॉमर्स के पेपर से। ये हमारा रिसेंटली क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो मैच द कॉलम चेक कर लेते हैं। मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। अब मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी मैच द कॉलम आ रहा होता है आपको चेक करना होता है कि कॉलम की हेडिंग क्या दी है। तो यहाँ पर लिस्ट वन में हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया है और लिस्ट टू में हमारे पास मीनिंग दिया है। ठीक है, तो मतलब किसी कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन की तरह, डिफाइन की तरह उसको एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम लिस्ट वन पढ़ लेते हैं। एक्सचेंज रेट, बी फॉरवर्ड मार्केट, सी आर्बिट्रेज, डी डायरेक्ट कोटेशन। लिस्ट टू में पहला है, इट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ सम यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। Second, it is the process of making risk-less profits by exploiting price differences of assets in different market, where transactions are entered into for settlement on a future date, and it is the price of one unit of a currency in term of some units of another currency. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस चेक नहीं की है जिसमें मैं बताती हूँ कि आप कैसे कॉमन सेंस लगा के प्रॉपर रीडिंग करके क्वेश्चन में हिंट समझ के आप आंसर ढूंढ सकते हैं, तो अब आप 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, भले 1 मिनट ले लीजिए, पॉज कीजिए और आंसर खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है। जब भी आप घर पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप कोशिश कीजिए कि आप टाइम भी मैनेज कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते थे। सबसे पहले क्वेश्चन, मुझे ना ये जो मैं हमेशा बोलती हूँ रीडिंग ऐसी होनी चाहिए कि समझ आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो लिस्ट टू में जो उन्होंने सेकंड दिया हुआ, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिस्क लेस प्रॉफिट्स। ठीक है, ये जो रिस्क लेस प्रॉफिट्स है ना, इसी का अगर आप आर्बिट्रेज की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसका मतलब वही होता है। तो सी शुड मैच विथ टू। ठीक है, अगर आपने कभी कॉन्सेप्ट्स पढ़े सी और मैच करना चाहिए टू से। तो अब मैं डायरेक्टली ऑप्शंस में जाती हूँ। वहां पर मैं देखती हूँ करेक्ट आंसर में ऑप्शन नंबर वन में भी उन्होंने CO2 दिया है, सेकंड में CO2 दिया है, थर्ड में CO2 नहीं है तो मैं थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकती हूँ, फोर्थ में भी CO2 दिया है। इसका मतलब मुझे आंसर बनाने में दिक्कत हो रही है तो मैं दूसरा ऑप्शन चेक करती हूँ। अब मैं जब ऑप्शंस को अच्छे से देखती हूँ तो मैं देख रही हूँ उन्होंने हर ऑप्शन में वन और टू ऑप्शन में डी शुड मैच विथ वन बताया है और थर्ड ऑप्शन में डी विथ मैच विथ फोर बताया है। बट अभी जैसे मैंने आर्बिट्रेज का मतलब बताया और मुझे कंफर्म है वो CO2 मैच होना चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर थ्री नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं सोचती हूँ कॉमन सेंस लगा के कि अगर ऑप्शन नंबर थ्री नहीं बन सकता तो फोर भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें वही मैच हो रहा है जो मुझे इनकरेक्ट लगता है। तो मैं जाती हूँ ऑप्शन नंबर वन और टू पर और उनको एनालाइज करती हूँ। अब मुझे ना एक और फॉरवर्ड का मतलब पता है, फॉरवर्ड मार्केट। तो बी किसके साथ मैच होना चाहिए? थ्री से, वेर ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड इनटू फॉर सेटलमेंट ऑन अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर ही फॉरवर्ड है ना। ठीक है, तो बी और थ्री को मैच कर लेते हैं। बी और थ्री फिर सिर्फ ऑप्शन नंबर वन में मैच हो रहा है। ठीक है, तो अब मेरा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब 100% ऑप्शन नंबर वन ही करेक्ट आंसर है। बट मैं हमेशा बोलती हूँ डोंट जंप टू द कंक्लूजन। I know the concepts or I'm able to solve the questions, but if you are in a phase where you are studying, learning, you don't even know the concepts, आपको arbitrage, फॉरवर्ड मार्केट, एक्सचेंज रेट क्या नहीं पता था तो आंसर नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर ए शुड मैच विथ फोर। तो एक्सचेंज रेट, इट इज अ प्राइस ऑफ वन यूनिट ऑफ अ करेंसी इन टर्म्स ऑफ सम यूनिट्स ऑफ अनदर करेंसी। तो ए एंड फोर मैच हो रहा है। बी एंड थ्री मैंने ऑलरेडी मैच कर दिया है। सी एंड टू मैंने ऑलरेडी मैच कर दिया था। तो इसका मतलब डायरेक्ट कोटेशन डी का ऑप्शन नंबर वन, इट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ सम यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर वन। हिंट थी क्वेश्चन में, अगर एक भी कॉन्सेप्ट समझ आया था तो आंसर निकाल सकते थे। बट अब जैसे उन्होंने हर ऑप्शन में उन्होंने वही जोड़ के बनाया था क्योंकि उनको पता था सब लोग ऐसे इजी वे से करते। तो यहाँ पर समझिए कि अभी ये कौन से सिलेबस से क्वेश्चन है अगर आपको नहीं पता है। आज मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, ये यूनिट नंबर 4 है हमारा जिसमें बिजनेस फाइनेंस है और जिसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है।
स्पॉट फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कॉमर्स में कहीं ना कहीं पढ़े। अब चैलेंज कहाँ पर आता है, हमने ग्रेजुएशन बहुत साल पहले की थी, हमने पीजी बहुत साल पहले की थी, तब ये सब्जेक्ट्स हमारे सिलेबस में नहीं थे। ठीक है, हो सकता है अभी वो ऐड हुए आपकी ग्रेजुएशन पीजी के बाद, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमको कहाँ पढ़ना है। तो दैट अगेन बिकम्स अ चैलेंज। सो दैट इज आई ऑलवेज से कि अगर नहीं आता है तो पढ़ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी का 40 इयर्स में नेट सेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, किसी का 22 इयर्स में ही क्वालिफाई हो गया है। तो कभी लाइफ में कंपैरिजन मत कीजिए। ओके, हम सब में कुछ क्वालिटीज है जो दूसरे में नहीं है। कंपैरिजन करके, जेलसी करके कुछ नहीं हो सकता। इट ओनली गिव्स यू स्ट्रेस। और आप जब खुश नहीं रह सकते तो मेरे हिसाब से आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, हम टीचर्स बन रहे हैं तो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले कोई समझे या ना समझे, हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले खुद से है, फिर हमारे लर्नर से भी है, बराबर है ना। ठीक है, तो ये हमेशा अच्छे से पढ़ के जाइए। ऐसा नहीं होता सबको सब कुछ आए। और हो सकता है कि हमने ये कभी मैं बिजनेस मैनेजमेंट कैंडिडेट हूँ, तो मैंने ये कभी पढ़ा ही नहीं था सब्जेक्ट, तो कोई बात नहीं, जब सिलेबस में आ रहा है, एग्जाम मैंडेटरी है, तो करना ही है। ठीक है, तो एक सेकंड पॉज दीजिए, समझिए उसको। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही भी हूँ, आप मेरी वीडियो उधर देख रहे हैं, तो आप उसको पॉज करके पहले होल्ड करिए, क्वेश्चन को समझिए, देखिए। और अब मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप 15 जून का फॉर्म भरा है स्टेट लेवल का, या फिर आपने 21 जून के लिए अभी नेट के एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है, ऑलरेडी मई के मिड में है, तो अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है तो प्लीज रिवीजन स्टार्ट कीजिए। थोड़े मार्क्स से आपका नेट सेट रह जाता है, जेआरएफ रह जाता है, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और अगर आपने कभी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है तो डायरेक्टली प्लीज क्वेश्चंस पर मत जाइए, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ लीजिए। ठीक है, हो सकता है अभी आपने आज पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, आज आपको पता लगा नेट सेट कुछ है, तो कोई बात नहीं। हो सकता है ये एग्जाम का फॉर्म भर भी दिया आपने, अगर आपने फॉर्म भर भी दिया है तो मेरी सजेशन है आप एग्जाम में जरूर जाइए, क्योंकि आपने 1100 रुपए भरे हैं। ठीक है, तो अगर फॉर्म के पैसे भर चुके हैं तो एग्जामिनेशन में भी जाना बनता है, क्योंकि कभी कभी लक भी मायने रखता है। अब मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि सबके तीर तुक्के से निकल जाते, बट यू नेवर नो। और कभी कभी कैसा होता है ना, हमारा कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग थे कि हम क्वेश्चन देख के सॉल्व कर ही पाते, भले हमने पढ़ाई नहीं की थी। तो अगर फीस भरी है तो प्लीज एग्जाम में चाहिए। और अगर अभी आपने जैसे सिर्फ सेट के लिए फॉर्म भरा है, नेट के लिए नहीं, और आपको श्योर है कि इस बार तो आप क्वालिफाई नहीं हो रहे, तो हमेशा याद रखिए 6 मंथ्स 1 ईयर की अगर प्लानिंग कर ली है, तो उन 6 मंथ्स में हर, अब आपने सपोज आज 15 दिन में टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म किया, तो उसको इतना अच्छा पढ़ लीजिए कि जब दिसंबर में आपको चांसेस है क्वालिफाई होने के लिए, तो वापस मई से दिसंबर में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ना पड़े। क्योंकि हमारे पास 20 टॉपिक्स रहते हैं, पेपर 1 पेपर 2 मिला के। ठीक है, तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है, किसी की सक्सेस स्टोरी से मेरी सक्सेस स्टोरी नहीं बन सकती। तो डेफिनेटली हम मोटिवेशन रख के, हम अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके, without getting demoralized or comparing ourselves with others, ensure that you give quality time, and जब आप quality time दोगे तो क्वालिफाई हो ही जाओगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आपका मैसेज आएगा कि मैम आपकी सजेशंस ने हमको हेल्प की, आपकी टीचिंग ने हमको हेल्प की, और आज हम क्वालिफाई हो गए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियोस है जिसमें मैंने सिलेबस को इन डेप्थ स्ट्रेटेजीज बताइए, और कैसे हम आंसर ढूंढ सकते हैं वो भी शेयर किया। ओके, इनफैक्ट पेपर 1 हमने कभी शायद नहीं पढ़ा होता है, बट पेपर 2 हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि हमने वो पढ़ा हुआ है। मैंने 11th 12th कॉमर्स पढ़ा है, मैंने अंडर ग्रेजुएट में कॉमर्स पढ़ा है, मैंने मास्टर्स में कॉमर्स पढ़ा। अगर आपने एमबीए किया तो तब भी आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है। तो फिर 7 साल की पढ़ाई है ये। ठीक है, और डीमोटिवेटेड होके भी कुछ नहीं होगा, बट यस अगर पढ़ रहे हैं तो प्लीज अच्छे से पढ़िए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप स्टडिंग, keep yourself motivated, ensure that you give quality time, solve questions। एनटी की वेबसाइट पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैं उसका आज अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वीडियो में बताया मैंने, क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है वो भी शेयर कर दूंगी। और अगर आप पीएचडी स्कॉलर है और पीएचडी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आओ रिसर्च सीखे, जिसमें मैंने बहुत सारे सेशंस बनाए हुए, अपलोड किए हुए, जिसमें आपको रिसर्च पेपर से लेके पीएचडी में क्या करना है वो सब समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, मे यू ऑल क्वालिफाई।